हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है आसियान के बारे में। लास्ट हमने यूरोपियन यूनियन के बारे में देखा था, जो नेक्स्ट वन है वो हमारा आसियान है। जो मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हम तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट वन यूरोपियन यूनियन के बारे में, सेकंड आसियान के बारे में और थर्ड वन चाइना के बारे में देखेंगे और उसकी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आसियान के बारे में है, जिसकी जो फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशन। मतलब जो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र है उनका एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो यूरोपियन यूनियन की तरह ही कुछ डेवलपमेंट करने की तरफ हमें अट्रैक्ट करेगी। हमारे कुछ अलग अलग जिस मोटिव्स हैं उनके बारे में भी हम देखेंगे, इसमें इनके कितने मेंबर्स हैं वो भी देखेंगे और जनरली ये हमारा जो पूरा ये हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, ये जनरली जो हमारे साउथ ईस्ट एशियन पार्ट है उनकी कंट्रीज को लेकर हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। तो फर्स्टली हम देखेंगे कि कब इसको स्टार्ट किया गया था। तो 1967 में इसे स्टार्ट किया गया था। जब इसको स्टार्ट किया गया था उस टाइम पे इसमें सिर्फ 5 कंट्रीज आती थी। पहले इसमें 5 कंट्रीज आती थी, लेकिन अगर मैं एट प्रेजेंट की बात करूँ तो इसमें टोटल कितनी कंट्रीज आती है? 10 कंट्रीज आती है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेसिकली कहाँ पर आता है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। जो इंडोनेशिया में जकार्ता है वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर मतलब इसका जो मुख्यालय है वो जकार्ता में माना जाता है। और इसकी जो स्थापना है वो 1967 में 1967 ईस्वी में की गई। किसके द्वारा? 5 कंट्रीज के द्वारा। ये जो 5 कंट्रीज है वो सबसे पहले कौन सी है? इंडोनेशिया, सेकंड है फिलीपींस, थर्ड वन है सिंगापुर, नेक्स्ट वन है मलेशिया और जो फिफ्थ आती है वो आती है आपकी थाईलैंड। इन 5 कंट्रीज ने साइन किए थे कहाँ पर? बैंकॉक में एक मीटिंग थी, वहां पर एक डिक्लेरेशन एक घोषणा पत्र पर सिग्नेचर कर इन लोगों ने इस आसियान में जो उसको डेवलप किया, एक नई ऑर्गेनाइजेशन की उन्होंने स्थापना की। लेकिन बाद में इसमें 5 कंट्रीज ने और ज्वाइन कर लिया। वो 5 कंट्रीज कौन सी थी? जो ब्रुनेई है, ब्रुनेई दारुसैलम में जो वो है, वियतनाम आता है, लाओस आता है, म्यांमार जिसका पुराना नाम बर्मा था और जो कंबोडिया है वो। इन 5 कंट्रीज ने बाद में ज्वाइन किया अलग अलग टाइम पीरियड में, ना कि एक टाइम पीरियड में नहीं बल्कि अलग अलग ईयर्स में इन लोगों ने ज्वाइन किया। और इस तरीके से टोटल जो आसियान में अभी जो कंट्रीज है वो टोटल 10 कंट्रीज आती है। और इन 10 कंट्रीज ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप की जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? आसियान के नाम से। और ये जो कंट्रीज है ये आपस में आसपास जो दक्षिण पूर्वी एशिया है, जो साउथ ईस्ट एशिया है, उसी में ये आसपास एक दूसरे से कनेक्टेड है। और जो इसके मेन एम्स है कि हम लोगों ने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया क्यों, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं इसके कुछ मुख्य उद्देश्य इसके कुछ एम्स की बात करूँ तो फर्स्ट वन आता है फॉर द रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब ये जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाई है तो ऑब्वियसली उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए। तो इसका जो फर्स्ट रीजन आता है वो आता है फॉर द रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। हम सबको पता है कि फर्स्ट जो आपका वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ वो काफी डिस्ट्रक्टिव था और बहुत सारी कंट्रीज ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। किसी को फ्रीडम चाहिए थी, किसी का कोई और मोटिव था। तो इस तरीके से कोई ना कोई कंट्री है वो अपने आप को इन्वॉल्व कर रही थी सेकंड वर्ल्ड वॉर में, लेकिन उस टाइम पे इकोनॉमी लेवल काफी डाउन आ गया था। अब ऐसे टाइम पे जहाँ पर हर जगह हमें एक रिसेशन की एक मंदी महामंदी हमें जो दिखाई देती है, तो हमें उससे निकलने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। और वो एक्टिविटीज कैसी होंगी? कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो हमारी इकोनॉमी में हम इनपुट कम लगाए लेकिन हमें आउटपुट ज्यादा मिले, जैसे कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सबसे ज्यादा हो। और इसको करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को करने के लिए सबसे पहले हमें जो टैक्स सिस्टम है उस पर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेगी, ताकि हम लोग एक दूसरे की कंट्री के साथ जो अपना ट्रेड है उससे इंक्रीज कर पाए और उससे हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जो इंक्रीज हो जाएगी और ऑटोमेटिकली जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी? अप हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ना कि डिक्रीज होगी। तो फर्स्ट पॉइंट उनका जो मेन एम था कि हम लोगों को इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है और इस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है ताकि आगे चलकर हम लोगों की कंट्रीज को किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और जो ये मेन इकोनॉमिक ग्रोथ होनी है वो टोटल इन 10 कंट्रीज के बीच में होगी। नेक्स्ट वन, हम लोगों को ना सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ पे ध्यान देना है बल्कि हमारी जो सोशल प्रोग्रेस है हमें उस पर भी ध्यान देना है कि किस तरीके से हमारी जो सोसाइटी है उसमें, क्योंकि हम सबको पता है कि टाइम टू टाइम हम सबको धीरे धीरे फ्रीडम मिली है। अब जो फ्रीडम हम लोगों को मिली और लोग जिस टाइम पे एक दूसरी कंट्री के कॉलोनी थे तो उस टाइम पे उन्होंने बहुत कुछ एक्सप्लॉयटेशन उनके साथ हुआ है। तो अब हमें अपनी सोसाइटी में प्रोग्रेस करनी है, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे हो या हमारी सोसाइटी के कुछ कस्टम्स रीति रिवाज है उनके बेसिस पे हमें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड करना है। उनके रिलीजन को, उनके कस्टम को हम लोगों को एम्फसाइज जोर देना है, उनकी तरफ उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करना है ताकि एक दूसरे के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हो जाए, ना सिर्फ हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो बल्कि हमारी जो सोशल प्रोग्रेस है वो भी इंक्रीज हो
पर्टिकुलर एक अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं, चाहे वो ट्रेड के बेसिस पे हो या हम स्टडी के बेसिस पे जाते हैं, तो हम अपनी संस्कृति है जो उसे तो हमने देखा है बचपन से, लेकिन जब दूसरे एरिया में जाते हैं तो वहाँ की कल्चर पे भी हम लोगों का कुछ ना कुछ ऐसा हमें देखने के लिए मिलता है जिसको हम अपने कल्चर में अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग पहले बिफोर ब्रिटिशर्स हम लोगों को यहाँ पे जो रहन सहन था, हम लोग जिस तरीके के कपड़े पहनते थे वो आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था। धोती कुर्ता लहंगा चोली पहनना, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने वहाँ के लोगों को देखा, उसके बाद हम लोगों ने धीरे धीरे जीन्स की तरफ जाना शुरू कर दिया, मतलब एक वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर ये कल्चरल डेवलपमेंट भी तो होगी जब 6 कंट्री, जब जो टोटल 10 कंट्रीज हम लोग एक ही ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। मान लो इंडोनेशिया के पर्सन फिलीपींस में गए तो वहाँ का कोई कल्चर अच्छा लगा, अपने में अडॉप्ट कर लिया, या उनको कुछ सोशल चीज़ें ऐसी अच्छी लगी जो वो फॉलो करते हैं अपने सोसाइटी को इंक्रीज करने के लिए, तो हमने अडॉप्ट कर ली, और फिलीपींस ने इंडोनेशिया को देखकर उस चीज़ों को इंक्रीज कर दिया। तो उस तरीके से हमारी सोशल और उसके साथ साथ हमारी कल्चर डेवलपमेंट भी होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट वन आता है प्रमोट द रीजनल पीस एंड द स्टेबिलिटी। जो सबसे ज़्यादा जोर दिया गया वो किस पे दिया गया कि हम लोगों को जो ये रीजनल हमारी जो ये 10 कंट्रीज है इनकी जो अब क्षेत्र है उसमें हम लोगों को शांति बनाए रखनी है, स्टेबिलिटी बनाए रखनी है। मतलब वो डेमोक्रेटिक है तो हमको डेमोक्रेटिक ही रहने देना है, हमें किसी भी तरीके से कोई भी बाहर का पर्सन या कोई और अदर कंट्री आकर इसके ऊपर अटैक करके और इसको अपनी कॉलोनी ना बना पाए। हमें हर हाल में इन दो चीज़ों को ध्यान रखना है, पीस पे, शांति पे, और स्टेबिलिटी, उसकी जो स्थिरता है उन दोनों को देखना है कि किस तरीके से हम उसे इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे मैंने तुम्हें बताया ना कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट थे, लेकिन फिर भी कुछ सेंसिटिव थ्रेट है, उनको देखते हुए बांग्लादेश इंडिया की हेल्प करता है और इंडिया किसकी हेल्प करता है, बांग्लादेश की। तो वो किस वजह से है, हम प्रमोट कर रहे हैं अपने रीजनल पीस को। जब हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे तभी तो हमें देखकर कोई और पर्सन हमसे कनेक्ट होकर और हमारी हेल्प करेगा और हम उनकी हेल्प करेंगे, तो इस तरीके से धीरे धीरे एक ग्रुप बनने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट वन आता है क्रिएट फ्री ट्रेड एरियाज। अभी तक हमने देखा इकोनॉमिक ग्रोथ में, अभी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको हम वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से ये जो फ्री ट्रेड एरिया है, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले भी बताया है पिछली और क्लासेस में कि जो फ्री ट्रेड एरिया है, सो नेक्स्ट वन जो मैंने आपको बताया फॉर द फ्री ट्रेड एरियाज, लास्ट हमने डिस्कस किया था फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ, इफ वी कनेक्ट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि जो फ्री ट्रेड एरिया है ऑब्वियसली सपोज करो इंडिया है, जो इंडिया ने बांग्लादेश के साथ अपने रिलेशंस को इम्प्रूव किया और उन्होंने फर्स्टली डिसाइड किया कि हम अपना जो सामान है, कोई भी कमोडिटीज़ है, सेल करनी है कहाँ पर, इन बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में पहले ही जैसे मैंने नेचुरल गैस के ऊपर बताया था कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू था हम लोगों की कंट्री में कि बांग्लादेश ने बोला कि म्यांमार से जो हमारी नेचुरल गैसेज आएंगी फॉर द इंडिया के लिए ट्रांसपोर्ट की जाएगी वो हम अपने एरिया से नहीं आने देंगे, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट था। लेकिन बाद में इन 1971 इंडिया बांग्लादेश फॉर द फ्रीडम, तो वहाँ पर उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ पर इनके साथ जो भी ट्रूप्स हैं, मतलब जो सैनिक हैं, और सेकेंड वन जितनी भी हमारी नेचुरल गैस की जो पाइपलाइंस है उनको वहाँ से जाने देंगे। तो वो किस वजह से हुआ, फॉर द कॉपरेशन की वजह से, क्योंकि हमने उनकी हेल्प की। तो यहाँ पर हमारा जो मेन पर्पज है वो क्या है, फॉर द फ्री ट्रेड एरिया। अगर हम एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे कि आप हमारे एरिया में आइए, फॉर एग्जाम्पल हमने किसी भी ग्लोबलाइजेशन के थ्रू कंपनीज को अट्रैक्ट किया अपने एरिया में, वो किस लिए किया, फ्री ट्रेड एरिया से, कि भाई 5 साल तक आप हमारे एरिया में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी बिना टैक्स पे किए, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट टैक्स बिना टैक्स पे किए आप किसी भी तरीके से अपनी जो कंपनीज है उन्हें सेटल कर सकते हो, तो वो ऑब्वियसली हमारे एरिया में अट्रैक्ट होंगे। 5 साल के बाद जब हम उनके ऊपर टैक्स लगाना शुरू करेंगे तो जितना भी 5 साल का टैक्स हमने उनसे नहीं लिया वो हम वहाँ पर कहीं ना कहीं कंपनसेट कर सकते हैं। लेकिन उस 5 साल में हमारे जो रिलेशन उनके साथ इंप्रूव हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपनी कंट्री में हम लोगों के बेनिफिट के लिए कुछ पॉलिसीज को अपनाया है। तो वही चीज़ तो वो बताने की कोशिश कर रहा है कि हमें फ्री ट्रेड एरियाज है जो उनको कहीं ना कहीं इंप्रूव करना है। उन लोगों को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो जितनी भी ये 10 कंट्रीज है, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर है, मलेशिया है, थाईलैंड, जो दारुसैलम है, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एंड कंबोडिया, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। और कहीं ना कहीं हम प्रमोट कर रहे हैं उनके रिलेशंस को, ना सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, फॉर द सोशल प्रोग्रेस के लिए, कल्चर डेवलपमेंट के लिए, एंड फॉर द रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए। एंड नेक्स्ट वन फॉर द इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ऑब्वियसली जब फ्री ट्रेड होगा तो कंपनीज अट्रैक्ट होंगी एंड दे हैव कम फॉर द इन्वेस्टमेंट लाइक एफडीआई और एफआरआई के बारे में जो एक बार मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, इनके थ्रू वो लोग यहाँ पर आएंगे। सेकंड वन लेबर है, वो भी हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा आएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन टोटली देयर आर सो मेनी इंडस्ट्रीज एंड
मैनी माइग्रेटेड पर्सन्स आर कम हियर फॉर देयर जॉब, जैसे फॉर एग्जांपल जो छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उनसे बहुत सारे लोग हमारे एरिया में आते हैं, दे आर सेटल फॉर द वर्क एंड दे आर फॉर द लेबर्स। वो हमारे लिए क्या है, हमारे यहाँ के नागरिक बन जाते हैं, हमारे यहाँ पर एज ए लेबर वर्क करते हैं एंड दे हेल्प इन द प्रोडक्शन, कहीं ना कहीं हमारे उत्पादन में हेल्प कर रहे हैं। सेकेंड वन जो सर्विसेज है उसमें भी हमें हेल्प कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉलमार्ट है जो अमेरिका की कंपनी है, और यहाँ पर आकर जैसे आप दिल्ली में कहीं भी मेट्रो स्टेशन पे जाओगे तो उनकी मेट्रो स्टेशन पे बहुत सारे उनकी शॉप्स होती है वॉलमार्ट के नाम से, तो कहीं ना कहीं वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ना हमारे यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने उसको फ्री ट्रेड एरियाज प्रोवाइड किए। तो ये जो टर्म है ना फ्री ट्रेड एरिया FTA, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया यूएसए और जो चाइना है हैव ऑलरेडी साइंड FTA विद द आसियान, कि हम लोग आपके साथ इस तरीके का जो ये एग्रीमेंट है वो करने के लिए रेडी है। आफ्टर दैट इंडिया ने भी इसे ज्वाइन किया, सिंगापुर ने भी इसे ज्वाइन किया, और धीरे धीरे जो कंट्रीज है वो एक दूसरे के साथ अपने रिलेशंस को इंक्रीज करने के लिए इन बेसिस पे जो फ्री ट्रेड एरिया है उसको कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से जो आसियान है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यूरोपियन यूनियन था, उसकी कुछ अपनी खुद की लिमिटेशंस थी, कुछ कंट्रोवर्सीज थी हमने भी देखी, लेकिन जो आसियान है